ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का डैन काशी न्यूज में। आप देख रहे हैं डैन काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। वाराणसी के सिगरा इलाके में सामाजिक संगठन दखल के कार्यकर्ताओं ने धरना और उपवास कर सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना पर सवाल खड़े किए हैं। वहीं कार्यकर्ताओं का कहना है कि योजना केवल कागजों तक सीमित रह गई है, जबकि देश भर में महिलाएं लगातार अपराधों का शिकार हो रही हैं। बता दें कि धरने की ये कार्रवाई उस हृदय विदारक घटना के विरोध में की गई है, जिसमें उत्तर प्रदेश की एक युवती के साथ वाराणसी में 23 लोगों ने मिलकर गैंगरेप किया। वहीं इस घटना से न केवल स्थानीय स्तर पर बल्कि पूरे देश में आक्रोश फैला है। समाज सेवी संगठनों के साथ साथ विपक्षी दलों ने भी इस मामले पर सरकार को कटघरे में खड़ा किया है और कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। बता दें कि दखल संगठन के कार्यकर्ता सिगरा चौराहे पर शांतिपूर्ण तरीके से उपवास पर बैठे और महिलाओं को पैम्फलेट वितरित कर जागरूकता फैलाने का प्रयास किया। वहीं उनका कहना है कि दोषियों को जल्द से जल्द कठोरतम सजा दी जानी चाहिए ताकि समाज में एक सख्त संदेश जाए। गौरतलब है कि जिला प्रशासन ने इस मामले में अब तक 13 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि शेष आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस का कहना है कि सभी के खिलाफ सख्त विधिक कार्रवाई की जा रही है। बताते चले कि इस मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गंभीर रुख अपनाया है। अपने प्रस्तावित वाराणसी दौरे के दौरान उन्होंने जिलाधिकारी, मंडलायुक्त और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से घटना की पूरी जानकारी ली और सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। आज अंबेडकर जयंती है और जिस तरीके से संविधान में सभी के अधिकारों को ध्यान रख के संविधान बनाया गया, बट जो इस समय आप लोग सब लोग जानते होंगे कि जो एक महिला अधिकार की बात करते हैं तो उसमें एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है जिसमें उनके गरिमा का जो लगातार एकदम गरिमा को छीड़ कर दिया जा रहा है, हट जा रहा है। तो उस चीज़ों को लेके लगातार हम लोग देख रहे हैं कि बलात्कार पे बलात्कार होता जा रहा है, चाहे वो सामूहिक हो, व्यक्तिगत हो, घर के अंदर हो, बलात्कारें हो रही हैं बट कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आप सब लोग देख रहे होंगे बैनर में भी NCRB के आधार पे लिख रहा है कि पूरे भारत में 86 बलात्कार रोज़ हो रहे हैं, वो भी जो रिपोर्ट हो रहे हैं, जो नहीं रिपोर्ट हो रहे हैं उसका क्या। तो इस तरह इस समय बनारस में एक केस चल रहा है जिसका ये हम आपके पास लिए हुए हैं। तो ये जो चल रहा है लगातार और जिसमें पुलिस का एकदम रवैया बहुत हल्का ढीला, इससे पहले हम लोग बहुत सारे बलात्कारों पे भी आवाज़ उठाएं, FIR कराने में 4-4, 5-5 दिन बीत जा रहा है। तो ये सारी चीज़ों को लेके आज हम लोग बैठे हैं और कई बार ऐसा हो रहा है कि प्रशासन की तरफ से ना ये लड़की के कैरेक्टर पे भी पुलिस वाले लोग भी कह दे रहे हैं कि ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, लड़की ही ऐसी होगी। या अभी इस केस में आप देख रहे होंगे कि कई बार ऐसी मीडिया बोल दे रही है कि पुलिस का कहना है या और लोगों का कहना है कि लड़की का ऐसा घूमना फिरना, लड़कों के साथ चक्कर है। पूर्व मुख्यमंत्री एवं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को सोशल मीडिया पर गोली मारने की धमकी दिए जाने के संबंध में वाराणसी के जिला मुख्यालय पर सपा कार्यकर्ताओं ने पत्रक देकर सुरक्षा की मांग की है। इस दौरान आयुष यादव ने मीडिया को बताया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो सामने आया जिसमें एक युवक समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को गोली मारने की धमकी दे रहा है। वहीं इस वीडियो को सोशल मीडिया पर अब तक करोड़ों लोग देख चुके हैं, जिससे जनमानस में भय, तनाव और आक्रोश की स्थिति उत्पन्न हो गई है। वहीं इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त जानकारी के अनुसार उक्त युवक का नाम अमरेंद्र प्रताप सिंह है, जो जनपद लखीमपुर खीरी का निवासी बताया जा रहा है। वहीं इसके खिलाफ आज लोगों ने पत्रक देकर कार्रवाई की मांग की है। देखिए, कुछ दिन पूर्व एक रैली में एक लोगों ने पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान अखिलेश यादव जी को उन्होंने धमकी दिया था गोली से मारने की। हम लोगों ने उसी संबंध में आज पुलिस कमिश्नर महोदय को पत्रक दिया है कि उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए। इस तरह के अराजक तत्व जो हिंसा को बढ़ावा देने का काम करें, ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं है उत्तर प्रदेश में, ऐसे लोगों को बढ़ावा न दिया जाए। पुलिस कमिश्नर साहब ने हमें यह बताया है कि वो इस पर कार्रवाई अवश्य करवाएंगे। समाजवादी पार्टी के हैं, उनके पर मुकदमा दर्ज हुआ, जेल में, क्या कहेंगे? देखिए, निंदनीय है, गलत तरीके से पुलिस ने उसमें कार्रवाई किया है। उस पर अवश्य ही कोई न कोई आगे चल के समाजवादी पार्टी के लोग हरीश मिश्रा जी के साथ हैं और निश्चित तौर पे उनके साथ न्याय होगा। देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के मुखिया, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी को जान से मारने की धमकी ऑन कैमरा एक व्यक्ति दे रहा है, जो कि आगरा में किसी सम्मेलन में गया था। हम उसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की मांग करते हैं और उसी के संदर्भ में हम लोगों ने आज पुलिस कमिश्नर वाराणसी को ज्ञापन के माध्यम से यह अवगत कराने का काम किया कि
माननीय अखिलेश यादव जी को जान से मारने की धमकी मिली है। इस व्यक्ति के ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई हो और जो लोग समाज में जो हिंसा को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी दल के हों, मैं ऐसे लोगों की निंदा करता हूं। जब समाजवादी पार्टी अपने आंदोलन में आगे आती है या उसको संवैधानिक रूप से भी लड़ती है तो उनके ऊपर फर्जी रूप से FIR कर दिया जाता है और उनको जेल भेज दिया जाता है। जैसा कि आपने पिछली बार पूछा अभी हमारे प्रवक्ता जी से कि हरीश मिश्रा जी का प्रकरण, हरीश मिश्रा जी के प्रकरण में आप देख लीजिए किस तरीके से प्रशासन ने उन्हीं के ऊपर हमला हुआ और उनको जेल भेजने का काम किया। पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर आज वाराणसी में दी सेंट्रल बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने सीएम ममता बनर्जी का पुतला फूंक कर विरोध जताया। वहीं अधिवक्ताओं ने बताया कि किस प्रकार से बंगाल में हिंसा एक संप्रदाय द्वारा फैलाया जा रहा है। वहीं उसके विरोध में वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पुतला फूंक कर सांकेतिक रूप से विरोध किया गया है। इस दौरान अधिवक्ताओं ने कहा कि ये खेद व्यक्त करने का विषय है कि जो इंडिया गठबंधन संविधान की रक्षा की बात पूरे लोकसभा चुनाव के दौरान करता रहा, वहीं आज जिस प्रकार से संविधान को बंगाल में जलाया जा रहा है और हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है, जो किसी इंडिया गठबंधन के घटक दलों को दिखाई नहीं पड़ रहा है। ना कोई आज तक वक्तव्य किसी भी नेता द्वारा बंगाल की सीएम पर नहीं जारी किया गया है। ये बहुत ही दुख का विषय है। साथ ही कहा कि ममता बनर्जी वहां की मुख्यमंत्री होते हुए एक भी टिप्पणी हिंसा पर नहीं दी है। हमारी मांग है कि केंद्र सरकार जल्द से जल्द पूरे बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाए। ममता बनर्जी होश में आओ। सारे अधिवक्ताओं की ये मांग है कि तत्काल वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, हिंदुओं को सेफ किया जाए। ममता बनर्जी मुर्दाबाद। आज बंगाल में जिस प्रकार से हिंसा एक संप्रदाय द्वारा उत्पीड़न किया जा रहा है हिंदुओं का, उसके विरोध में वहाँ की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी का पुतला दहन सांकेतिक रूप से हमने किया है। ये खेद व्यक्त करने का विषय है कि जो इंडी गठबंधन संविधान की रक्षा की बात पूरे लोकसभा चुनाव के दौरान करता रहा, आज किस प्रकार से पूरे बंगाल में संविधान को जलाया जा रहा है और हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है। किसी इंडी गठबंधन के घटक दलों को ये दिखाई नहीं पड़ रहा है। ना आज तक कोई भी वक्तव्य किसी भी नेता द्वारा बंगाल की इस हिंसा पर जारी किया गया है। आज हम लोगों ने बंगाल में हुई हिंसा पे ममता बनर्जी जी का प्रतीकात्मक पुतला फूंका है। यहाँ पे जो बंगाल में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है और जिस प्रकार की खामोशी इंडिया गठबंधन ने ओढ़ा है, जिस प्रकार से ममता बनर्जी बंगाल को बांग्लादेश बनाने पे तुली है, उसी के विरोध में हम लोगों ने आज ममता दीदी का पुतला यहाँ प्रतीकात्मक फूंका है। देवरिया जनपद के लाड़ थाना क्षेत्र के ग्राम की नाबालिग युवती जिसकी उम्र 12 वर्ष के आसपास है, वो अपने ही गांव में आम के बगीचे में आम बीनने गई थी। वहीं वह आम बीन ही रही थी कि पीछे आए 16 वर्षीय किशोर ने बालिका को पकड़ लिया और उसके साथ दुष्कर्म कर मौके से फरार हो गया। बता दें कि इस घटना को लेकर किशोरी अपने घर पहुंची और अपने साथ हुए घटना की जानकारी अपने परिजनों को दी, जिसके बाद परिजनों ने लाड़ थाने में पहुंचकर लिखित प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की। वहीं इसके बाद लाड़ थाना प्रभारी ने तत्काल कार्रवाई करते हुए प्राथमिकी दर्ज कर जांच पड़ताल और धरपकड़ में लग गई और नाबालिग अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। वहीं इस घटना के पश्चात तत्काल फोरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची और घटना से संबंधित साक्ष्य एकत्र किया। वहीं घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद पुलिस अधीक्षक देवरिया विक्रांत वीर ने परिजनों से मुलाकात कर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। देखिए, ये थाना लाड़ जनपद देवरिया का एक मामला है। इसमें आज एक वादी थाने में आकर उन्होंने सूचना दी, लिखित सूचना, कि कल उनकी पुत्री जो 12 वर्ष की है उसके साथ उसके गांव के ही एक 16 वर्ष का जो नाबालिग लड़का है, जिससे ये लोग एक दूसरे को जानते भी थे, उसने उसके साथ दुष्कर्म किया है। तत्काल इस पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया और पुलिस टीम, फॉरेंसिक टीम मौके पर घटनास्थल पर विजिट भी की है। घटनास्थल का निरीक्षण कर लिया गया है। फॉरेंसिक ने अपने साक्ष्य इकट्ठा कर लिए हैं और जो नामजद नाबालिग अभियुक्त है उसको पुलिस की कस्टडी में ले लिया गया है। विस्तृत विधिक कार्रवाई की जा रही है। वाराणसी में 8 साल पहले फेरी पटरी ठेला व्यवसायी संघ के सचिव प्रमोद निगम की हत्या के मामले में कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। 2 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। साथ ही 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। ये फैसला लंबी सुनवाई के बाद आया है, जिसमें दोनों आरोपियों को कोर्ट ने दोषी माना है। बता दें कि प्रमोद निगम की हत्या 17 जनवरी 2017 को इंग्लिशिया लाइन इलाके में उस समय की गई थी, जब उन्होंने 2 लोगों को सड़क पर गंदगी फैलाने से रोका था। इस मामूली सी बात पर नाराज होकर दोनों हमलावरों ने उन्हें गोली मार दी थी। वहीं इस घटना को अंजाम देने वाले नंदलाल राय उर्फ बबलू और शेषनाथ शर्मा का संबंध माफिया मुख्तार अंसारी से बताया गया है, जिसमें दोनों ने मुख्तार के शूटर के रूप में भी काम किया था। वहीं अभियोजन पक्ष के अनुसार प्रमोद निगम को गोली मारने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए थे।
वहीं कुछ दिनों बाद पुलिस और एसटीएफ ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया, जिसमें पूछताछ में सामने आया कि प्रमोद के बेटे अभिषेक से सड़क पर टॉयलेट करने को लेकर कहासुनी और मारपीट हुई थी, जिससे बबलू ने अपमानित महसूस किया और हत्या की योजना बना ली। वारदात में इस्तेमाल पिस्टल की कीमत 2 लाख से अधिक बताई गई। वहीं कोर्ट में 8 वर्षों तक चले मुकदमे के बाद अब दोनों आरोपियों को दोषी करार देकर सजा सुनाई गई है। जज ने अपने फैसले में इस हत्या को क्रूरतापूर्ण करार दिया है। पेशे से अधिवक्ता हूं और मेरे पिता स्वर्गीय प्रमोद कुमार निगम जी की 17 जनवरी 2017 को इंग्लिसिया लाइन के समीप इस शहर के पेशेवर और कुख्यात बदमाशों के द्वारा निर्मम हत्या कर दी गई थी, जिसके आज फाइनल डिसीजन में एमपी एमएलए कोर्ट ने उन अभियुक्तों को नंदलाल राय और शेषनाथ शर्मा को आजीवन कारावास और 50-50 हज़ार रुपये का अर्थदंड देने का निर्देश किया है। और मैं न्यायपालिका का धन्यवाद करता हूं और अधिवक्ता समाज का, जिनके समाज के सहयोग से ये लड़ाई जीतना काफ़ी टफ था, चूँकि ये एक पेशेवर और कुख्यात अपराधी थे। शहर के एक बड़े गैंग मुख्तार अंसारी गैंग से जुड़े हुए लोग थे। आए दिन हमारे आई विटनेस को, वादी मुकदमा को और तमाम तरीके से समाज में भय का वातावरण बनाए हुए थे। हत्या, फिरौती, गैंगस्टर एक्ट, गुंडा एक्ट और जिला बदर जैसी प्रमुख धाराओं में इनके खिलाफ थाना सिगरा और विभिन्न थानाओं में मुकदमा पंजीकृत है। इनसे लड़ना एक टफ काम था, लेकिन अधिवक्ता समाज के एक सहयोग से न्यायपालिका ने हम सबके साथ न्याय करते हुए मेरे परिवार को कहीं ना कहीं न्याय दिया और न्याय के प्रति एक समाज में एक दृढ़ संकल्प के साथ साथ एक संदेश देने का काम किया कि अगर कोई भी अपराधी एक सामाजिक काम को इस तरीके से अंजाम देगा तो उसको कहीं ना कहीं दंडनीय अपराध न्यायपालिका द्वारा दिया जाएगा। आज बतौर पुत्र आपको कितनी खुशी हो रही है? इतना बड़ा मामला, इतना लंबा जो था आज ये केवल मेरे पिता की हत्या नहीं थी, ये पूरे देश के हजारों करोड़ों स्ट्रीट वेंडरों की हत्या की गई थी और इस हत्या में निश्चित रूप से पूरे देश के स्ट्रीट वेंडरों के साथ आज न्याय हुआ है और आज पूरे देश के स्ट्रीट वेंडर आत्मसंतोषजनक स्थिति में न्यायपालिका का आभार प्रकट करते हैं। प्रमोद निगम हत्याकांड में मैं वादी का वकील था। प्रमोद निगम जी की हत्या 17/1/2017 को हुई थी और उसकी एफआईआर अज्ञात में उनके बेटे अभिषेक निगम ने दर्ज कराई थी। जांच के दौरान नंदलाल राय और शेषनाथ शर्मा दोषी पाए गए और जब पुलिस ने इन लोगों को गिरफ्तार किया 13/2 को, तो नंदलाल राय के पास से वो पिस्टल बरामद हुई जिससे उन्होंने हत्या किया था। दोनों के खिलाफ चार्जशीट आई 302/34 IPC 3/25 आर्म्स एक्ट में और मुकदमे का ट्रायल हुआ। ट्रायल के दौरान कुल 12 गवाहों ने हम लोगों ने प्रस्तुत किया। ट्रायल के दौरान अभियुक्त के वकीलों ने या अभियुक्त ने जानबूझ करके कुछ गवाहों से जिरह नहीं किया, जिसके कारण उनकी गवाही बंद कर दी गई। परंतु कई सालों के बाद उन्होंने हाई कोर्ट जा कर के उन गवाहों को दोबारा तलब कराया और जब हाई कोर्ट ने दोबारा उनका बयान होने के लिए आदेश कर दिया तो फिर ये गवाहों के घर जाकर उनको धमकाने लगा कि तुम लोग बयान करने मत जाना, जिसके परिणाम स्वरूप वादी मुकदमा ने कमिश्नर साहब को प्रार्थना पत्र दिया कि ये गवाहों को धमका रहा है। तब कमिश्नर के आदेश से गवाह को सुरक्षा मिली और पुलिस की सुरक्षा में आकर के उसने बयान दिया। गोवर्धन पूजा समिति वाराणसी द्वारा गोवर्धन धारी जी की श्रृंगार आरती का कार्यक्रम आयोजित किया गया। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता अध्यक्ष विनोद यादव गप्पू ने किया, वहीं संचालन महामंत्री पारस यादव पप्पू ने किया। वहीं कार्यक्रम के पश्चात यादव गांधी की 128वीं जयंती को राष्ट्रीय यादव दिन के रूप में मनाया गया। बता दें कि यादव ज्योति पत्रिका के संस्थापक संपादक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चौधरी राजीत प्रसाद यादव की 128वीं जयंती के अवसर पर गोवर्धन धाम में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर गोवर्धन पूजा समिति अध्यक्ष विनोद यादव गप्पू ने यादव दिवस की देश के सभी यादव बंधुओं को बधाई दी तथा यादव गांधी के महान सामाजिक योगदान को नमन किया। वहीं इस अवसर पर अशोक ढुल्ली यादव, दिनेश यादव पप्पू, विनोद यादव, अभय स्वाभिमानी आदि सहित काफी संख्या में गोवर्धन पूजा समिति पदाधिकारियों ने यादव गांधी को पुष्पांजलि अर्पित कर जन्म जयंती पर नमन किया। आज 15 अप्रैल हर साल की भांति इस बार भी गोवर्धन पूजा समिति की ओर से गोवर्धन धाम मंदिर पर उनके मूर्ति पर के सामने हम लोग खड़े होकर के यादव दिवस के रूप में मनाते हैं और आज इन्हीं के हाथ से अखिल भारतीय यादव महासभा का स्थापना हुआ था, जिसका आज 100 साल हम लोग मना रहे हैं और 15 अप्रैल यादव दिवस के रूप में हम लोग हर साल मनाते हैं
उनको चौधरी राजीव प्रसाद यादव को हम लोग सादर नमन करते हैं। वाराणसी के अमरा अखरी इलाके में देसी शराब की दुकान को खोले जाने को लेकर क्षेत्रीय महिलाओं ने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान चिंतामणि ने बताया कि यहाँ ठेके के खुल जाने से हम लोगों को काफी समस्याएं होंगी। हमारे बच्चे जो दूर जाकर शराब पीते हैं वो 2400 घंटे इसमें डूबे रहेंगे, जिससे हम लोगों के आगे रोजी रोटी का भी संकट गहरा जाएगा। इसके साथ ही इलाके में असामाजिक तत्वों का आना जाना हो जाएगा, जिससे हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं होंगी। बता दें कि सैकड़ों की संख्या में क्षेत्र की महिलाओं ने धरना प्रदर्शन में शामिल होकर अपना विरोध प्रकट करते हुए बताया कि यहाँ शराब का देसी ठेका खुल रहा है। पहले ये ठेका किसी दूसरे जगह था। वहीं क्षेत्र में 2 ठेके चलते हैं। पहले एक ठेका अमरा गांव के मैक्सिको हॉस्पिटल के पास चलता था, लेकिन अब ये लोग इस ठेके को यहाँ पर हस्तांतरित कर रहे हैं। हमारा इन लोगों से यही आग्रह है कि ये ठेका जहाँ पर चल रहा है वहीं पर चलाए, यहाँ पर हस्तांतरित ना करें। एक शराब का देसी ठेका इसके पहले चलता था अंदर हमारा गाँव इसी के उपलक्ष्य में विरोध किया जा रहा है। असल में क्षेत्र में 2 ठेके हुए हैं। 2 ठेके पहले चलते थे। ये हमारा गाँव में अंदर मेट्रो हॉस्पिटल के अंदर ठेका चलता था। अब ये ऑलरेडी समस्या आ रही है आप लोगों के पास। समस्या ये है कि बगल में जस्ट यहाँ पे देसी शराब की दुकान खुल रही है यहाँ पे। तो आप लोगों को पता है कि शराब की दुकान खुलेगी देसी तो कोई भी पी के यहाँ पे इधर उधर उत्पात मचाएंगे लोग, और अगल बगल महिलाएं आती हैं, बच्चे आते हैं ड्राइविंग सेंटर में, अगल बगल घर भी है, रेजिडेंशियल एरिया रहने के लिए। तो यहाँ पे बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ेगा लोगों को। एक दारू बंद कर हमने का लड़की लड़का आदमी कुल दारू पी कर मारा थन गरियावत थन लड़कन के नाई सुनता। कब से खुला है दारू का ठेका? या अब खुला है जला नया में हमने इतना दिन समय बीत गल बाद दारू पी कर नाई खुला है। पे बैठी हैं हम लोग का आदमी दारू पीते हैं, गलत फेंक देते हैं। हम लोग का लड़का भी दारू पीते हैं। आप देख के बाप का वादा करके 3 लड़की के पढ़ाते हैं झाड़ू पोछा बर्तन करके। हम लोग प्राइवेट स्कूलों द्वारा सीबीएसई मानक को दरकिनार करते हुए मनमाने ढंग से स्कूल संचालन करने व अवैध धनराशि मांगने के संदर्भ में अभिषेक कुमार श्रीवास्तव, महानगर मंत्री हिंदू युवा वाहिनी ने शहर में चल रहे विभिन्न सीबीएसई के प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ जनसंपर्क कार्यालय में पत्रक देकर कार्रवाई की मांग की है। इस दौरान अभिषेक कुमार ने बताया कि सीबीएसई विद्यालय का संचालन कर रहे शिक्षा माफियाओं के द्वारा मनमाना किया जा रहा है। उपरोक्त प्राइवेट स्कूल उत्तर प्रदेश स्ववित्त पोषित स्वतंत्र विद्यालय शुल्क अधिनियम 2018 के किसी भी अध्याय को न मानते हुए मनमाने तरीके से हर वर्ष फीस वृद्धि कर रहे हैं तथा मनमाने तरीके से अभिभावकों से फीस वसूल कर रहे हैं। वहीं उपरोक्त प्राइवेट विद्यालय अभिभावकों के ऊपर दबाव बनाते हैं कि मेरे कहे गए दुकानों से ही पाठ्य सामग्री पुस्तकें खरीदिए। इन दुकानदारों व विद्यालयों का कमीशन खोरी का आपस में साठ-गांठ रहता है। क्या मामला है? आज मैंने एप्लीकेशन दिया जो ये शिक्षा के ऊपर चल रहा है, इतना प्राइवेट स्कूलें इतना अत्याचार मचाई हुई हैं, लूट खसोट की हुई है पूरा जनता के साथ जो है, इसी को लेके मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यालय में जो है ज्ञापन सौंपा है जो है, ताकि उनके वो हमारे काशी के सांसद भी हैं, उनके तक पहुँचे बात कि आखिर में ये प्राइवेट स्कूल कितना मतलब गरीब जनता को लूट रहे हैं, उसको लेके हमने आज एप्लीकेशन दी है। क्या आश्वासन मिला है आपको? उस पर कार्रवाई होगी, उन्होंने कहा है कि इस पर कार्रवाई करेंगे जो है, और कुछ चीज़ें और भी हैं जैसे सीबीएसई गाइडलाइन के निर्देशों का ये लोग कोई फॉलोअप, कोई मतलब कहते हैं ना कि प्रशासन ने शासन जो इनको किया है, दिया है, गाइडलाइन दिया है, इनकी ये धज्जी उड़ा रहे हैं। एक तरीके से हमारे सरकार को ये बदनाम कर रहे हैं ये जितने प्राइवेट स्कूल वाले हैं। दूसरा है राइट टू एजुकेशन के तहत एडमिशन के पैसे जो ये आरटीआई जो एडमिशन होता है उसके भी ये स्कूल वाले पैसे मांग रहे हैं। जो फ्री शिक्षा जो बच्चों को दी जानी चाहिए उसके लिए भी ये पैसे मांग रहे हैं जो है। उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार के जो नियम है, जो उन्होंने गाइडलाइन एक तय किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने, उसकी भी अवहेलना कर रहे हैं जो है। कोई मतलब सरकार की किसी गाइडलाइन को तो मानने से इनकार कर देते हैं कि मेरे पास कोई गाइडलाइन आई ही नहीं है। उसके बाद सभी जो जितने इनके क्या स्टाफ हैं, पहला तो इनका वेरिफिकेशन होना चाहिए जो है, जितने भी स्टाफ इनके क्या हैं उनका भी वेरिफिकेशन होना चाहिए, और जो प्रबंधक है उसका भी वेरिफिकेशन होना चाहिए। कहीं उसके ऊपर कोई संगीन धाराओं में कोई अपराध तो नहीं किया उसने, या कोई मुकदमे तो नहीं है, उसको लेके एक वेरिफिकेशन होना चाहिए। आप टीचर रखते हैं, शिक्षक रखते हैं, तो उसके लेके होना चाहिए। और दूसरा मैं आपके माध्यम से मैं जनता से एक अपील करना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों को या अपने परिवार के किसी भी महिला या किसी को भी अगर आप स्कूल में भेजते हैं एज ए टीचर या पढ़ने के लिए भी, तो पहले उस स्कूल का वेरिफिकेशन करवा लें ताकि उसके प्रबंधक किसी संगीन धाराओं में लिप्त तो नहीं है।
जैसे एक स्कूल का संज्ञान था मेरे पास, जो है संज्ञान आया था, उसके प्रबंधक के ऊपर रेप केस का आरोप था जो है, तो ऐसे लोगों को ऊपर सख्त कार्रवाई करने की मांग में करता हूँ। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती 1008 ने आज काशी के केदार घाट स्थित श्री विद्या मठ में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि भारत का संविधान गाय के पक्ष में है और गौ रक्षा चाहता है। कहा कि हम हिंदुओं को किसी भी दशा में गौ हत्या स्वीकार नहीं है। उन्होंने गौ हत्या और गौमांस आदि विक्रय में जुड़े लोगों को साफ कहा है कि वे अगर आजीविका के लिए कर रहे हैं तो उन्हें आजीविका के लिए विकल्प की तलाश करनी चाहिए। बता दें कि मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने आगे कहा कि लंबे समय से गौ प्रतिष्ठा आंदोलन चलाने के बाद उन्होंने समग्र आस्तिक हिंदू समाज की ओर से प्रयागराज महाकुंभ की समाप्ति पर 33 दिनों के अंदर भारत के हर स्थापित राजनीतिक दल से गौमाता के बारे में अपने विचार स्पष्ट करने के लिए कहा गया था। उन्होंने पूछा था कि आप बताएं कि आप गाय के पक्ष में हैं या विपक्ष में, पर किसी भी स्थापित राजनीतिक दल ने उत्तर नहीं दिया, जिसके लिए 17 मार्च को रामलीला मैदान में दिन भर का प्रतीक्षा कार्यक्रम भी रद्द कर दिया गया और राजनीतिक दलों के कार्यालय के दरवाजे पर जाकर पूछने पर भी किसी ने उत्तर नहीं दिया। ये इतिहास का पहला अवसर था जब किसी शंकराचार्य ने राजनीतिक दलों के दरवाजे पर जाकर पूछा हो कि गाय के साथ खड़े हो या विरोध में, पर किसी भी राजनीतिक दल ने उत्तर नहीं दिया। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यालय के सामने जाने से भी बैरिकेडिंग कर पुलिस बल द्वारा रोक दिया और कार्यक्रम की मिली हुई अनुमति भी रद्द कर दी। बंधुओं, एक सवाल जो देश की अधिसंख्य गौभक्त जनता के मन में था, हम लोगों ने उसका उत्तर प्राप्त करने का प्रयास किया। वो प्रश्न था कि आखिर हमारे देश के जो सुस्थापित राजनीतिक दल हैं, क्या वे गाय के पक्ष में हैं कि नहीं है। ये प्रश्न इसलिए उत्पन्न हुआ था क्योंकि जब बातें हम सुनते थे राजनीतिक दलों के और उनके नेताओं की, तो उसमें गाय के पक्ष में बातें कही जाती दिखाई देती थी, लेकिन जब गाय की रक्षा का प्रश्न सामने आता था तो कोई उसके लिए आगे आता हुआ दिखाई नहीं देता। आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व से सनातन धर्मी गौ हत्या भारत में बंद हो, इसकी मांग करते रहे हैं, लेकिन 78 साल बीत जाने के बाद भी किसी भी राजनीतिक दल ने आज तक ये उपहार हमको प्रदान नहीं किया। इसलिए हम लोगों के मन में ये बात थी कि ये साफ हो जाए कि आखिर ये राजनीतिक दल गाय के पक्ष में हैं कि नहीं है। तो इसके लिए कई बार प्रयास किया गया कि बताएं। अंततः प्रयागराज में महाकुंभ हुआ। महाकुंभ में हम लोगों ने चाहा कि यहाँ पर नेता लोग इकट्ठा हो रहे हैं, वही बता देंगे, लेकिन पूरा कुंभ बीत गया, किसी ने कुछ नहीं कहा। तब माघ की पूर्णिमा के दिन हम लोगों ने पत्र लिख करके सभी राजनीतिक दलों को और प्रेस के माध्यम से भी सार्वजनिक रूप से यह प्रश्न पूछा और कहा कि जवाब दीजिए, साफ साफ बताइए कि आप गाय के पक्ष में हैं कि नहीं है। अगर पक्ष में है तो उनको सम्मान दीजिए, राष्ट्रमाता घोषित करिए, हत्या बंद करिए, और अगर पक्ष में नहीं है तो भी साफ साफ कह दीजिए। हम अगर आप कहेंगे कि हम गौ हत्या के पक्ष में हैं तो हम आपके साथ तो नहीं खड़े हो पाएंगे, लेकिन आप साफ साफ कम से कम बात कह रहे हैं, इसके लिए हम फिर भी आपका आदर करेंगे कि कम से कम आप सच्चे तो हैं, जो आपके मन में है वो कह तो रहे हैं। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, तब तक बने रहिए डैन काशी न्यूज के साथ। आप देख रहे हैं डैन काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा।